नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। बिजली के निजीकरण पर फूटा कर्मचारियों का गुस्सा, कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। नगर निगम में सफाई कर्मियों के प्रमाण पत्रों को निगम ने बताया अनुपयोगी, कर्मचारियों ने आंदोलन की दी चेतावनी। अजमेर शहर से सामने आई एक और चोरी की वारदात, मोबाइल की दुकान से लाखों के मोबाइल सहित नकदी लेकर फरार हुए शातिर चोर। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल बना जीवन दायिनी, दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मरीज का हुआ सफलतापूर्वक इलाज। राजकीय महाविद्यालय में 3 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का होगा कल से शुभारंभ, 30 टीमें लेंगी हिस्सा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। प्रदेश में विद्युत के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश अब और मुखर होता जा रहा है। विद्युत के क्षेत्र में निजीकरण को प्रभावी बनाने के खिलाफ कर्मचारियों ने आज संभाग मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले एकत्र हुए कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार नारेबाजी की और आरोप लगाया कि सरकार बिजली को निजी हाथों में देकर कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। कर्मचारी नेता धर्म परवानी ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली का निजीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर अजमेर संभाग से आए अनेक सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी भी दी गई। टाटा पावर ने 250 कर्मचारी हमारे हटाए और रखने के लिए सिर्फ 30-40 रखे हैं। उनको भी कच्चा, उनको भी कोई श्रमिक सुविधा नहीं दी हुई है। इसका मतलब पूरा शोषण कर रहे हैं, इसलिए पहले हम उनकी मांग करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बिजली का निजीकरण पूरा करना चाह रहे राजस्थान का, उसका प्रत्येक कर्मचारी विरोध करेगा, चाहे वो काम कर रहा हो चाहे वो सेवानिवृत्त हो। उनको भी मालूम है कि अगर निजीकरण हो गया तो पेंशन भी सरकार खा जाएगी। इसलिए हमने स्पष्ट कह दिया मुख्यमंत्री जी को कि हमारे बिजली में निजीकरण अगर होता है तो हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और चाहे हमें ईंट से ईंट बजानी पड़े। आज कलेक्टर साहब देख लें कि एक एक कर्मचारी यहाँ आए हैं, उनके सामने हम कह के जा रहे हैं, या आप मुख्यमंत्री को सावचेत करते हैं। अजमेर पूरा संभाग यहाँ पे खड़ा है,
इसलिए मैं आज साफ कह देना चाहता हूँ कि ये निजीकरण का नहीं चलेगा। निजीकरण से धोखाधड़ी है। पहले भी टाटा ने निजीकरण किया, कर्मचारी नहीं रखे, उनको रखाव हटा दिया और आगे भी जो निजीकरण होगा सिर्फ अधिकारियों की पेट पूर्ति होगी, जेब पूर्ति होगी और सरकार की जेब पूर्ति होगी। इसलिए हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे राजस्थान के अंदर आज जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधीश कार्यालय में जिलाधीश महोदय को और जो हमारे सचिव महोदय हैं ऊर्जा विभाग के, उनके नाम ज्ञापन हमने अधीक्षण अभियंता महोदय को सौंपा है। इसके अंदर 5 विद्युत कंपनियों के कर्मचारी उत्पादन, प्रसारण, वितरण, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, इन सब के कर्मचारी लामबंद होकर इकट्ठा हुए हैं। इन कंपनियों के अलावा सरकार ने और भी बिजली कंपनियां बनाई है, जैसे अक्षय ऊर्जा की है और दूसरे सोलर ऊर्जा के लिए ये भी कंपनी बनाने जा रही है। तो इन सभी के कर्मचारी हम यहाँ लामबंद हुए हैं और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि विद्युत विभाग में निजीकरण किसी भी सूरत में कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका सरकार को और विभाग को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम सब कर्मचारी, चाहे वो पियोन से लेकर अधिकारी वर्ग हो, मंत्रालय कर्मचारी हो, तकनीकी हो, इंजीनियर हो, लेखा शाखा के काम करने वाले कर्मचारी, हम सब एक हैं और ये निरंतर हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक निरंतर यह प्रदर्शन, आंदोलन की कार्रवाई जारी रखी जाएगी। नगर निगम में सफाई कर्मियों की भर्ती का मामला एक बार फिर से खटाई में पड़ता जा रहा है। पहले अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जोरदार अफरा-तफरी मची और अब इन प्रमाण पत्रों को निगम ने अनुपयोगी करार दे दिया। सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया गया अनुभव प्रमाण पत्र बड़े विवाद की वजह बन गया है। निगम में बतौर सरकारी सफाई कर्मचारी होने का सपना देख रहे बेरोजगारों के ख्वाबों पर निगम के आदेश ने पानी फेर दिया है। निगम ने लगभग 250 आवेदकों के अनुभव प्रमाण पत्रों को निरस्त करते हुए उन्हें अनुपयोगी करार दे दिया है। इस मामले को लेकर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली ने अपने समर्थकों के साथ निगम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जाहिर की। कोहली ने आरोप लगाया कि मनमाने तरीके से निगम ने 250 लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुभव प्रमाण पत्र लेने में जहां भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं ठेकेदारों की लापरवाही ने उन्हें और परेशानी में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। आज जो सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी निकली हुई है उसमें अनुभव प्रमाण पत्र जमा कराने को लेकर, जब पहले इनके अनुभव प्रमाण पत्र के लिए घमासान हो रहा था, बेचारों के अनुभव प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म जमा कराने के लिए बेचारे परेशान थे। अब कैसे तैसे इन्होंने फार्म जमा कराए, इनके पीएफ के पैसे ठेकेदार ने जमा करे। अब कैसे करें नहीं करें इन कर्मचारियों को क्या पता, लेकिन ये अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ये लिखकर इनको एक लेटर दे दिया गया 250 लोगों का कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है। अब इसमें ये नहीं लिखा कि क्यों निरस्त किया जाता है। अगर ये लिखे तो इनकी धांधली सामने आवे ना, क्यों निरस्त किया है। तो मैं ये मांगना चाहती हूँ प्रशासन से, पहले तो ये बताओ कारण कि क्यों निरस्त किया। हमें पता ही नहीं क्यों निरस्त किया, कारण तो बतावे। और अगर कोई गलती है तो ठेकेदार की गलती है, इनकी गलती नहीं है। पेमेंट रोकना है तो करोड़ों रुपए ठेकेदार का रोको। इन मजदूरों का 5-5 हज़ार रुपए बेचारों को काम पे देते और इनका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दोगे। एक आस बंदी कि भाई हमें नौकरी मिल जाएगी, कोई जरूरी नहीं कि इनकी नौकरी मिले अभी भी, लेकिन फिर भी एक आस है इनको कि भाई हम 10-10 साल से 5-5 हज़ार रुपए में काम इसलिए कर रहे थे कि आगे जाके हमको कहीं सरकारी नौकरी। कुल कितने लोग ऐसे? 250 लोग हैं। अब बताइए 250-300 लोग हैं। आज क्या किया? अभी इन्होंने मुझे बताया, मैंने इनका ये पत्र देखा, उसके बाद मैं अभी मैडम के मिलूंगी, कमिश्नर उपायुक्त मैडम को मैंने फ़ोन लगाया, अनीता चौधरी जी को, उन्होंने अभी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अभी मैं देखती चौधरी मैडम आ गई हैं तो मैं उनके पास पर्सनली जाऊंगी और मिलूंगी, कमिश्नर से भी मिलूंगी, मेयर से भी। अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं तो हड़ताल करेंगे। इन बच्चों के बेचारों की नौकरी का सवाल है। यहाँ पर इनके साथ मैं भी बैठूंगी हड़ताल पर, भूख हड़ताल पे बैठेंगे तो मैं भी यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी। इनके साथ काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं केवल आप लोग इतिश्री कर दो एक कागज देकर। क्या कारण है? राज्य सरकार की एक बहुत अच्छी सोच है कि जो काम कर रहा है उसी को ही उसका इनाम मिले। उसी के तहत राज्य सरकार ने एक शर्त लगाई थी कि अनुभव प्रमाण पत्र उसी को दिया जाएगा जो नगर निगम में काम कर रहा है। तो नगर निगम ने पहली शर्त राज्य सरकार ने ये लगाई कि जिसने नगर निगम का अनुभव प्रमाण पत्र होगा उसको ही प्राथमिकता दी जाएगी। उस आधार पर अब यहाँ पर सब लोग काम कर रहे हैं, सब कई वर्षों से काम कर रहे हैं। ठेकेदार ने क्या रहा क्या नहीं रहा, नगर निगम ने पहले तो इनके अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए। जब जारी किए हैं तो सब कुछ चेक करने के बाद 3 फार्म यहाँ जमा हुए हैं। 3 फार्म जमा होने के बाद चेक किया गया, बारीकी से चेक करने के बाद 3 दिन बाद इनको वापस अनुभव जारी करके दिए कि आपका वैलिड है, आप पास हो गए। उसके बाद अब क्या कारण रहा
और किस वजह से इन्होंने ये अनुभव प्रमाण पत्र खारिज कर दिए। कल एक लिस्ट निकाल दी, अनुभव खारिज कर दिया। नगर वहाँ राज्य सरकार की डेट खत्म हो चुकी है, कल 27 तारीख को डेट खत्म होगी। उसके बाद आपने इनका भविष्य अंधकार में डाल दिया। कल निकाल के आपको निरस्त कर दिया। अभी बेचारे का जाएंगे इनको लेके। अभी हम दीदी से द्रौपदी मैडम से नेता प्रतिपक्ष से इनके आई है हमारे पक्ष में, और भी हम जाके इस पर बात करेंगे और नाम आपका? कोई लड़ाई लड़ेंगे। मेरा नाम सूरज सिंह रियाला, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित मोबाइल शॉप को शातिर चोरों ने अपना निशाना बनाया और दुकान में रखे मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित 24,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। जिसके बाद सभी स्थानीय व्यापारियों में रोष व्याप्त है और सभी रात्रि समय में पुलिस से गश्त की मांग की है। वे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरी नारीशाला चौराहे पे दुकान है, सुभाष नगर के अंदर आता है, और 2.5 से 3 लाख रुपए की चोरी हुई है। कितने मोबाइल आपके रखे हुए थे? मेरे 9 से 10 मोबाइल रखे हुए थे। उसके अलावा कितना चोरी हुआ? उसके अलावा मेरे पास 20-30 नेकबैंड थे और 7-8 मेरे पास बोट के ओरिजिनल वो थे, ईयरबड्स थे, और मेरे ओरिजिनल चार्जर थे मेरे पास। गले में कैश कितना पड़ा? गले में 24,000 रुपए कैश पड़ा था। आसपास कहीं सीसीटीवी चेक करा क्या? आसपास अभी तक मैंने कोई सीसीटीवी चेक नहीं किया है, अब चेक करने के लिए कर रहे हैं। आदर्श नगर थाने में शिकायत की? आदेश नगर थाने में शिकायत की है, अभी उनको रिपोर्ट देना बाकी है। अच्छा, यहाँ पर काफी दुकानें लगातार, मतलब आज की कल की तादाद में आसपास में कितनी दुकानों में चोरी हुई? आज की कल की नहीं, अभी रिसेंटली 1 साल पहले जस्ट चोरी हुई थी पीछे, और एक सामने चोरी हुई थी। उसके थोड़े समय पहले इनके डेयरी वाले भैया की चोरी हुई थी। आप क्या चाहते हैं प्रशासन की ओर से यहाँ गश्त का प्रबंध किया जाए? रात्रि गश्त का प्रबंधन बिल्कुल किया जाए। प्रशासन से यही चाहते हैं कि यहाँ पे देखे जितना जो कुछ भी हो सके, जितना गश्त हो सके, 1 पुलिस वाले 2 पुलिस वाले रात्रि बैठाए जाए। आपका नाम बताओ। मेरा नारीशाला चौराहे पे मेरी दुकान है। मेरा खुद का नाम है दीपक चौहान। अजमेर के क्षेत्रपाल हॉस्पिटल ने फिर एक बार नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हॉस्पिटल में कार्यरत न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर स्वप्निल समाधिया ने एक बेहद दुर्लभ बीमारी का इलाज करते हुए मरीज की जान बचाई। इस बीमारी का नाम थायरोटॉक्सिक पीरियोडिक पैरालिसिस है, जो पोटेशियम की कमी के कारण होता है। आपको बता दें कि ये एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है जिसमें शरीर में पोटेशियम का स्तर असामान्य रूप से कम हो जाता है, जिससे पीड़ित लकवाग्रस्त भी हो सकता है। डॉक्टर स्वप्निल ने बताया कि मरीज विकास प्रजापत भी इसी दुर्लभ बीमारी के साथ आए, जिनका उपचार मात्र 24 घंटे में कर दिया गया और अब वे एकदम स्वस्थ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल समाधिया, न्यूरो फिजिशियन क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अजमेर, आपको एक रेयर बीमारी के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। इस बीमारी को थायरोटॉक्सिक पीरियोडिक पैरालिसिस कहते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया, थायरोटॉक्सिक का मतलब ये होता है कि शरीर में अत्यधिक स्तर पर अगर थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ जाए, उसकी वजह से पेशेंट को पैरालिसिस हो जाती है। कारण क्या रहता है पैरालिसिस का? वो होता है पोटेशियम का शरीर में कम हो जाना, जो कि बहुत ही एक रेयर बीमारी है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें मुख्यतः मरीज जो होता है एकदम स्वस्थ होता है, रात में सोता है, सुबह उठता है तो चारों हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं उसके। खासकर ये स्थिति तब होती है जब उसने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया हो, स्ट्रेस में पेशेंट हो, या फिर कार्बोहाइड्रेट डाइट बहुत ज़्यादा लिए हो। ऐसी स्थिति के अंदर अगर पेशेंट को ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी जाए तो पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है पोटेशियम की कमी की वजह से, और वीकनेस और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। रिसेंटली हमारे पास इसी कंडीशन का एक मरीज एडमिट हुआ था। जब हमने उसकी जांच करी तो शुरू के 2 घंटों में हमको इस चीज़ का पता लगा लिया कि उसको परेशानी थायरोटॉक्सिक पीरियोडिक पैरालिसिस है, जिसका इलाज किया हमने तो 24 घंटे के अंदर मरीज जो आईसीयू में एडमिटेड था 24 घंटे में ही चलने फिरने लगा। 24/7 क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अजमेर में 2 न्यूरो फिजिशियंस की सुविधा अवेलेबल है इस तरह की इमरजेंसीज को जो रेगुलरली देखते हैं। न्यूरो फिजिशियन मेरा टाइमिंग सुबह 10 से 4 बजे तक है, मंडे टू सैटरडे। वहीं इस दुर्लभ बीमारी की चपेट में आए विकास ने भी पूरी तरह से स्वस्थ होने के पश्चात क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर स्वप्निल सहित समस्त स्टाफ मेंबर्स का आभार व्यक्त किया। मुझे 17 तारीख की रात को जब सो के उठा तो उसके बाद समझ में लगा कि मेरा लोअर बॉडी पोर्शन पूरा ही पैरालाइज हो चुका था। दोनों पैर में कोई मूवमेंट नहीं था, इवन हाथों का भी मूवमेंट बंद हो चुका था। देन वहाँ से लगभग मैं यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर था, बट कई बार एड्स देखे थे क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के, और मैं क्योंकि बेसिकली अजमेर से ही हूँ तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल को रखी और हम दोपहर में यहाँ पर पहुँचे। देन उन टेस्टिस के पास पता लगा दैट उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और सेम डे विद इन 4 to 6 आवर्स मेरा मतलब राइट जो लेग है वो वर्किंग में आ गया था। देन उसके बाद 2 दिन मैं यहाँ रहा, 2 दिन में मेरी पूरी बॉडी वापस रिकवर कर गई है। मेरा ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ मूवेबल है, मेरे पैर अब दोनों पैर काम कर सकते हैं, और इन दोनों चीज़ों के लिए मैं स्वप्निल सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि एक डॉक्टर एक ऐसी चीज़ होती है कि उनसे जब भी फेस टू फेस वो सामने आते हैं तो वो हंस के सामने आते हैं। तो आधी पेशेंट की बीमारी तो अगर डॉक्टर आपसे हंस के बात करा तो वैसे ही ठीक हो जाती है।
एक उनका अपनापन महसूस हो कि वो जल्दी ठीक हो सके। तो थैंक यू क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, थैंक यू स्वप्निल सर। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में 3 दिवसीय इंटर टूर्नामेंट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ कल से होने जा रहा है। इसको लेकर पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली गई हैं। बता दें कि इस प्रतियोगिता में कुल लगभग 30 टीमें हिस्सा लेंगी और आज शाम को ड्रॉ निकाला जाएगा। साथ ही एक दिन में 6 मैच खेले जाएंगे। इस प्रतियोगिता का समापन 2 दिसंबर को होगा। ये टूर्नामेंट प्रारंभ हो रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? नमस्कार जी, कल से हमारे यहाँ पर इंटर कॉलेज वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू होगी। लगभग अनुमानित 30 टीमों के आने की संभावना है। आज शाम को 4:30 बजे ड्रॉ खुलेगा और उससे निर्धारित होगा कि टीम कैसे कैसे होगी। कल की हमारी जो मुख्य अतिथि महोदया हैं अनीता बघेल जी हैं और हमने जो ग्राउंड आपने देख ही लिया है, महाविद्यालय पूरी तरह से तैयार है। मेरे दाईं ओर मनोज जी खड़े हैं, उनकी लीडरशिप में ये सारा काम होगा और मेरे बाईं ओर जो भगवान जी खड़े हैं उन्होंने इस पूरे ग्राउंड को बहुत मेहनत से तैयार किया है। दिवाली से हम इस ग्राउंड को तैयार कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है। इस टूर्नामेंट के अंदर महिला पुरुष सभी शामिल है? हाँ, महिला पुरुष सभी शामिल है। ये कौन सा टूर्नामेंट है सर? 37वां पुरुष प्रतियोगिता, महिलाएं नहीं है, ओनली फॉर जेंट्स है। ये कहाँ पे, किस जगह पे होगा ये जहाँ प्रोग्राम? पर खड़े हैं यहीं पर होगा। ये गेम्स पेविलियन बोलते हैं और ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय का कितने दिवसीय टूर्नामेंट है ये? 3 दिवसीय है। कल शुरू होगा और 2 तारीख की शाम को समाप्त। सर, सभी खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था क्या है? जी, सभी खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था? ठहरने की व्यवस्था हमारे नेहरू भवन में है और चाय पानी की व्यवस्था हमारी यहीं पर होगी और व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। एक दिन में कितने मैचेस होंगे? एक दिन में 6 मैच, 6 से 7 मैच संभवतया, तब हम पूरे 3 दिन तक इसको संबोधित करने के बाद 2018 के बाद हम इसके आयोजन स्थल हैं, होस्ट हैं और उसके पहले काम। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका स्वीकार होने के बाद से गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। इसी बीच ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र गूढ़ा ने भी केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निचले व छोटे कोर्ट के मजिस्ट्रेट को ऐसे आदेश से बचना चाहिए। क्या सरकार राजस्थान को उत्तर प्रदेश और अजमेर को संभल बनाना चाहती है? अजमेर की दरगाह सबसे बड़ी गंगा जमुना तहजीब को बढ़ावा देने वाला स्थान है। आजादी के इतने साल बाद भी राजस्थान की जनता शिक्षा, पानी, रोजगार और महंगाई से परेशान है और हम सब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में चौथी बार और राजस्थान में 5वीं बार भाजपा की सरकार है। राजस्थान को उत्तर प्रदेश व अजमेर को संभल नहीं बनने देंगे। गंगा जमुनी तहजीब जो है हमारे हिंदुस्तान की, अगर उसको
को देखना हो प्रत्यक्ष रूप से किसी को, तो वो यहाँ इस दरगाह में देखा जा सकता है, जहाँ हर जाति संप्रदाय के धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और सभी धर्मों के लोगों का आस्था का केंद्र है ये दरगाह शरीफ। और लोगों ने यहाँ से फैज़ भी पाया है और दुआ भी यहाँ से होती है तो कबूल होती है, लोगों की परेशानियाँ दूर होती हैं। इस तरीके की जगह है। और जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट लगातार जो है इस तरीके के मामलों में देश के लोगों को फंसाए रखना चाहती है, ये सोचने का विषय है तमाम देशवासियों के लिए कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, कि हमें ज़रूरत रोज़गार की है या हमारी महंगाई कम होनी चाहिए या देश जो है हमारा उन्नति करना चाहिए या हम जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं हमें उन पे बातचीत करनी चाहिए, या ये जो चीज़ें बहुत पुरानी कई हज़ार साल से जो चीज़ें यहाँ पे हैं और इन चीज़ों के अंदर लोगों को उलझाकर और ये राजनीति जो सस्ती राजनीति है ये करनी चाहिए। ये देश के लोगों को इसके बारे में सोचने और समझने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है, ये लोग देश को किधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो है हमेशा से इस बात के कायल रहे हैं कि ताकतवर लोग जो है वो अनावश्यक रूप से कमज़ोर लोगों के ऊपर जाति ना करें। इस वक्त मुस्लिम समाज अपने कमज़ोरी की हालत में है किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, तो ये कमज़ोरी की हालत में जिस तरीके की चीज़ें की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ये नहीं की जानी चाहिए। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को। एक दरगाह शरीफ में मैं आता रहता हूँ, पहले 2 महीने पहले भी आके गया था, उससे पहले मेरा आना जाना रहा है। ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और दरगाह शरीफ हमारे राजस्थान का, अजमेर का, दुनिया के अंदर हमारा सम्मान है। ऐसे पीर, ऐसे महान पीर हमारे, चाहे फकीर हो चाहे संत हो, ये उनकी धरती है। और इसके ऊपर जिस तरह की न्याय छोटे कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उनके जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने जिस तरह के फैसले दिए बचना चाहिए। 1991 में एक्ट बना हुआ है, पार्लियामेंट में कानून बना दिया था कि अब आगे जो जैसा है उसको रहने दो, उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाए। लेकिन अभी राजस्थान को आप संबल बनाना चाह रहे हो, अजमेर को संबल बनाना चाह रहे हो, राजस्थान को उत्तर प्रदेश बनाना चाह रहे हो, आप काम करो ना। आज़ादी के 78 साल बाद में वो जनता को शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे, शिक्षा में क्या किया, रोजगार में क्या किया, जनता महंगाई से त्राय करी। आप हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद दरगाह में क्या अटके पड़े हो? 5वीं बार सरकार है राजस्थान में आपकी, भाजपा के लोगों की, क्या कर रहे हो आप? 4थी बार हिंदुस्तान में आपकी सरकार है, जनता की भलाई के लिए काम कीजिए। अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहना चाह रहे हो, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार है वहाँ उनकी सरकार से बात की, उनके पर दबाव बनाइए। और वहाँ पर जो मंत्रियों के साथ आपने जो यहाँ वातावरण खराब किया, उसके रिएक्शन के अंदर पूरे दुनिया में वातावरण खराब रहा, उन पर दबाव बनाइए। हम मिसाइल पटके नहीं आप ले जाके क्यों कर रहे हो? वहाँ के यहाँ गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ ही क्या कर रखा आपने? आगामी 4 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख की तैयारी को लेकर आज सेंट्रल स्कूल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के चयनित 112 जिलों के संस्थान प्रधानों सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जय नारायण व्यास ने जानकारी देकर बताया कि तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है ताकि बच्चों में आत्मविश्वास का संचार किया जा सके। 4 दिसंबर को आयोजित हो रही है, इसके 3 स्तर पर जो है तैयारी हम करवा रहे हैं। पहली तैयारी कोई हमारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए प्रत्येक सैंपल स्कूल में जो हमारे सारा दर्पण पे जो प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं उनके प्रिंट निकाल कर OMR सीट के माध्यम से उन सैंपल स्कूलों में उन बच्चों को इसका अभ्यास करवाया जा रहा है, ताकि बच्चों में एक हिचक OMR सीट के बारे में रहे तो वो उनकी दूर हो सके। इसके अलावा प्रशासनिक तैयारी भी हम करवा रहे हैं। प्रत्येक बच्चे तक, प्रत्येक अभिभावक तक ये सूचना पहुंचा रहे हैं कि भाई बच्चा उस दिन उपस्थित रहे, क्योंकि परीक्षा में बच्चा भाग तब ले पाएगा जब वो उपस्थित रहेगा। इसके अतिरिक्त चूँकि इस परीक्षा के दौरान बच्चों से संबंधित कुछ सूचनाएं भी चाहिए, जैसे उनका वजन, उनकी लंबाई, तो उसको भी सूचीबद्ध किया जा रहा है ताकि समय कम लगे। ये कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 में होगा। कक्षा 3 में 3 विषयों का, भाषा, गणित और पर्यावरण। कक्षा 6 में भी इसी प्रकार 3 विषय और कक्षा 9 में ये 4 विषय का होना है। यानी वहाँ पर्यावरण को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, विज्ञान और सामाजिक के रूप में। अजमेर जिले के कितने स्कूल?
अजमेर जिले के 110 नवगठित अजमेर जिले के 110 विद्यालय इसमें भाग लेंगे। और वैसे अगर हम ब्यावर और केकड़ी को भी अजमेर ज़िले में शामिल करते हैं, क्योंकि डाइट हमारी एक है, सीडीओ कार्यालय हमारा एक है, तो लगभग 300 स्कूलों में ये काम हो रहा है। सरकारी प्राइवेट दोनों ही? हाँ, इन परीक्षाओं में सभी कैटेगरी के विद्यालय हैं, सरकारी, गैर सरकारी, केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यालय, मिलिट्री स्कूल्स, संस्कृत शिक्षा के विद्यालय, मदरसा बोर्ड के विद्यालय। इसका सर टारगेट क्या है, क्या अचीव करना चाह रही है, क्या है उद्देश्य, क्या है? NES 2021 हुआ था, जिसके अंदर देश की शैक्षिक स्थिति का आकलन किया गया था कि राज्यवार, जिलेवार या विद्यालयवार या मैनेजमेंट वार विद्यालयों का अचीवमेंट क्या है, इसके बारे में परख के माध्यम से एक बार पुनः ये सर्वेक्षण किया जा रहा है कि भाई हमारे बच्चे जो हैं कितना सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं और कहाँ कहाँ उनमें कोई न्यूनता है, ताकि जो भी शैक्षिक योजनाएं बन सके उसमें सर्वे के जो है आंकड़ों का लाभ लिया जाएगा। 4 तारीख को? जी हाँ, 4 दिसंबर। ये विद्यालय स्कूल टाइम है। सर आपका नाम? जगनारायण व्यास, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते एक नए सफर पर। जिला स्तरीय SMC और SDMC की 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन तोबड़ा स्कूल में किया गया, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में SDO जयनारायण व्यास ने शिरकत कर सरकार की कार्य योजना को SDMC और SMC के माध्यम से क्रियान्वयन करना और विद्यार्थियों तक पहुंचाना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य रहा। आज हमारे विद्यालय में जिला स्तरीय SMC और SDMC की आमुखी कार्यशाला का आयोजन किया गया, 1 दिवसीय कार्यशाला का, जिसमें लगभग 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 10 UCO के जितने भी प्रधानाचार्य हैं, लगभग 45 प्रधानाचार्य और एक विद्यालय से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और SMC और SDMC की जो कार्य योजनाएं सरकार द्वारा वर्ष पर्यंत चलती है, उन्हीं वर्ष पर्यंत कार्यशालाओं में किस तरीके से हमें कार्य करना है, SDMC का विद्यालय स्तर पर क्या योगदान है, SMC का विद्यालय स्तर पर क्या योगदान है, इनसे संबंधित समस्त चर्चाएं हमने इस कार्यशाला में की है। और हमारी ये जो कार्यशाला है ये एकदम सफल रही है। सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी चर्चाएं हमने इस कार्यशाला में की है। और कार्यशाला का जो मुख्य दायित्व था वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोबदड़ा को दिया गया और बुनकर जी जो हैं उन्होंने इस कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि सरकार की जो योजनाएं आती है उनको एसडीएमसी और एसएमसी के माध्यम से किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, और एसएमसी की क्या कार्य योजना है, एसडीएमसी की क्या कार्य योजना है, अभिभावकों को साथ लेकर किस तरीके से इन सब चीज़ों का क्रियान्वयन किया जाए, विद्यालय का किस तरीके से विकास किया जाए, उन योजनाओं को ठीक तरीके से अभिभावकों के साथ मिलके एसएमसी और एसडीएमसी के जितने भी सदस्य हैं वो इन समस्त योजनाओं को वर्ष पर्यंत संपूर्ण और संपन्न करें, इसी कार्यशाला का महत्वपूर्ण उद्देश्य है सर। ये मुख्य अतिथि जो है हमारे सीडीओ सर जगनारायण जी व्यास जी सर हैं, वो आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर से। पुष्कर में भूमाफियाओं द्वारा बजरी खनन करने के आरोप में शिकायत दर्ज करवाने के बाद भूमाफियाओं ने शिकायतकर्ताओं को बेवजह परेशान करने के लिए अन्य महिला द्वारा छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिस पर क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि मुकदमा बिल्कुल झूठा व बेबुनियाद है। इसकी निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज क्षेत्रवासी जिलाधीक्षक कार्यालय पहुंचे और जिलाधीक्षक से मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष जाँच की जाए। पुष्कर में 18/10 मतलब 18 अक्टूबर को लगभग वहाँ पुष्कर में जो बजरी माफिया हैं वो आम रोड पे बजरी का स्टॉक करके जैसे रात को 10-11 बजे जैसे भी ट्रैक्टर से नदियों में से वहाँ से बजरी निकालते हैं और सुबह 2 बजे तक इकट्ठी करते हैं और फिर दिन भर उसको बेचते हैं। तो हम गांव वालों ने जो आसपास के खेत है मकान, उन्होंने कहा भाई आप रोड पे बजरी इकट्ठी मत करो। तो उन्होंने हमसे मारपिटाई करी, गाड़ियाँ खरीदी, गाड़ी को ट्रैक्टर से आगे पीछे ट्रैक्टर से गाड़ियाँ तोड़ दी। फिर हमने इसका मुकदमा दर्ज कराया, उस मुकदमे के अंदर वो जेल भी जाके आए। फिर 10 दिन बाद में उन्होंने कोई मिलीभगत करके किसी महिला से, उनके परिवार की जो महिला थी उससे झूठा मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे साथ में ऐसे बदतमीजी करी, मारपिटाई की। तो झूठा मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो, उसके लिए हम सब इकट्ठे होकर आए हैं। कार्रवाई तो करेगी मैडम ने हमें आश्वासन दिया एसपी मैडम ने कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी, और हमें पूरा विश्वास है कि एसपी मैडम पूरा इस पर जांच करवा के जो ईमानदारी से जो पकड़ हुआ है उस पर जांच होगी। नहीं होगी तो हम उच्च अधिकारी के पास जाएंगे आगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।